तो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम लेक्चर नंबर 5 में। और यहाँ से हम करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं। और बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में लगाया जाता है, और जीएसटी का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और इसे 101 संशोधन द्वारा 1 जुलाई 2017 को ऐड किया गया था। और जीएसटी की बात करें तो यह अनुच्छेद 279A में जीएसटी परिषद की बात कही गई है। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो वित्त मंत्री होता है। और इसके कर की बात करें तो राजस्व प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा से संबंधित है? मोरचेंटिया है। और थैलेफाइटा की बात करें हम यहाँ पर, ये जो कि शैवाल होता है। और शैवाल की खोज की बात करें तो एंटनी वॉन ल्यूवेक ने की थी। और इसने 1674 में जीवित कोशिका की खोज की थी, ये याद रखना है। और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। और यहाँ पर हम हरित शैवाल की बात करें तो क्लेडोफोरा, स्पायरुलिना, क्लोरेला, क्लेमेडोमाइनस और स्पायरगोरा इसके एग्जाम्पल होते हैं। और हरित शैवाल को क्लोरोफाइकी कहा जाता है। लाल शैवाल की बात करें तो इसे रोडोफाइकी कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो अगरजेली है। नीला हरित शैवाल के एग्जाम्पल की बात करें तो नोस्टॉक और साइनोबैक्टीरिया हैं। और जड़ की बात करें तो इसको होल्ड फास्ट भी कहते हैं, ये हमें याद रखना है। और हम बात करें ब्रायोफाइटा की, तो ये पादप जगत के उभयचर इनको कहा जाता है। जल प्लस थल पर यह स्थित होते हैं। और इनके एग्जाम्पल की बात करें तो मोरचेंटिया, मोसेस जिससे कि फ्यूनेरिया कहते हैं, हॉर्नवोट, लेवरवोट और जो कि रिकिया कहा जाता है। और ब्रायोफाइटा के नर उपजनन तंत्र को एंथेरिडियम और महिला प्रजनन तंत्र को आर्केंजोनियम कहा जाता है। और यही हम ट्रेडोफाइटा की बात करें तो इसे क्रिप्टोगैम कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो फर्न, हॉस्टेल और मर्सिलिया हैं। और यहाँ पर हम पादप जगत को समझते हैं। यहाँ पर जो कि बहुकोशिकीय होती हैं, यूकैरियोटिक होती हैं और कोशिका भित्ति इनमें उपस्थित होती है। प्राकृतिक या स्वभाव से स्वपोषी होती हैं, जिन्हें कि सेंडेटरी कहा जाता है। पादप की बात करें तो यह 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि थैलेफाइटा और ब्रायोफाइटा। इनकी बात करें तो शरीर के अलग अलग अंग नहीं होते इनके, और इनके शरीर के 2 अलग अंग होते हैं। और जैसे कि संवहन रहित ऊतक और संवहहीन ऊतक इनके उदाहरण हैं। और यहाँ पर संवहहीन ऊतक की बात करें तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि बीज का उत्पादन ना होना, जिन्हें क्रिप्टोगैम कहा जाता है, और ये टेरिडोफाइटा के अंदर आते हैं। और एक होते हैं जिनमें कि बीज उत्पादक होता है, जिन्हें कि नग्न बीज और कवर्ड बीज 2 भागों में विभाजित किया जाता है। टेरिडोफाइटा की बात करें इसमें हिडन प्रजनन तंत्र होते हैं। नग्न बीज की बात करें तो ये जिम्नोस्पर्म के अंदर आते हैं। और आवृत बीज की बात करें तो ये आवृत बीजी के अंदर आते हैं। और आवृत बीजी भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है मोनोकॉट्स, जिसका उदाहरण है एक बीजपत्री। दूसरा डाइकॉट, जिसका उदाहरण है द्विबीजपत्री। और यहाँ पर अब थैलेफाइटा को समझेंगे, जो कि एक यूकैरियोटिक होता है। विभिन्न वर्णक उपस्थित इसमें होते हैं। पौधे के शरीर के अंग अच्छी तरह से विभेदित नहीं होते हैं। पौधों को शैवाल कहा जाता है। अधिकतर जलीय होते हैं। उदाहरण के लिए स्पायरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, युवा एंड चारू, ये हमें याद रखना है। और यहाँ पर बात करें टेरिडोफाइटा की, तो प्रथम स्थलीय पौधे होते हैं, इनको कहा जाता है। और पौधे का शरीर जड़, तने और पत्तियों में विभेदित होता है, ये हमें याद रखना है। विकसित प्रजनन अंग इसके अंदर छिपे होते हैं। भोजन और संचालन के लिए विशेष ऊतक उपस्थित इनमें होता है। और संवहहीन ऊतक इसमें मौजूद होते हैं। चट्टानों की दरारों, नम एवं छायादार स्थानों पर इनको प्राप्त किया जाता है, यह पाए जाते हैं। और यहाँ पर हमें जिम्नोस्पर्म के उदाहरण की बात करें, देवदार, पाइन्स और साइकस, जो कि इनके ये जो पौधे हैं, इनमें जो फल लगते हैं उनके अंदर बीज पाए जाते हैं, जो कि जिम्नोस्पर्म के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? BR अम्बेडकर को जाना जाता है। ये मसौदा समिति और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति की बात करें तो 19 अगस्त 1947 में इसको प्रस्तुत किया गया था। और मुख्य प्रारूपकर्ता की बात करें तो SN मुखर्जी थे। और संविधान के लेखाकार की बात करें तो अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा लिखा था। और हिंदी में बसंत कुमार वैद्य ने इसको लिखा था। और संविधान की सजावट की बात करें तो नंदलाल बोस ने इसको सजाया था। और अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय एंड आत्मा BR अम्बेडकर ने कहा था। और DPSP को कल्याणकारी राज्य भी BR अम्बेडकर ने कहा था, ये हमें याद रखना है। और आत्मकथा नामक जो बुक थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है। और यहाँ पर बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो इनकी बुक्स हैं एन ऑटोबायोग्राफी,
लेटर फ्रॉम हिज फादर टू हिज डॉटर, ये भी हमें याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो उन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी। INA के अध्यक्ष भी बने थे और रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की इसके अंदर शुरुआत की थी इन्होंने। और सुभाष चंद्र बोस के जन्म की बात करें तो 23 जनवरी को हुआ था और इसी दिन ही पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और सुभाष चंद्र बोस ने कुछ नारे भी दिए थे, जैसे जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा दिया था। और ये जो पुस्तक हैं जो कि भीमराव अम्बेडकर की हैं, और जैसे कि इनहेलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, बुद्धा एंड हिज धर्मा और वेटिंग फॉर ए वीज़ा, जो कि BR अम्बेडकर की यहाँ पर पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 4, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था? इसको गुलबदन बेगम ने लिखा था। बाबर के पुत्र की बात करें तो हुमायूं, अस्कर, हिंदल और कामरा इसके 4 पुत्र थे। चौसा की युद्ध की बात करें तो 1539 में हुआ था। बिलग्राम और कन्नौज की युद्ध की बात करें तो 1540 में हुआ था। यह युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें कि शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। और शेरशाह सूरी की बात करें, इसका दूसरा नाम फरीद था, जिसकी मृत्यु कालिंजर अभियान के समय हुई थी और इसकी समाधि सासाराम बिहार में है। और यहाँ पर बात करें, अकबर द्वारा शेरशाह के प्रशासन का अनुकरण किया गया था और शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया था। और यहाँ पर जो विश्रामालय इसने बनाए थे, जिन्हें कि सराय कहते हैं। और हुमायूं की बात करें तो 1940 की बात है, जैसे कि ईरान में असाफिद वंश का ये था। और इसने हुमायूं ने बात करें तो इसने दीनपुरा शहर बसाया था। 1555 पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मौत हो गई थी। और बाबर की आत्मकथा की बात करें तो इसने तो जो कि बाबरी इसकी लिखी गई थी तुर्की में। और बाबर नामा की बात करें तो इसको कन्वर्ट किया था अब्दुल रहीम खाना ने। और यहीं पर बात करें अकबर नाम की बात करें तो इसको अबुल फजल ने लिखा था, जैसे कि 3 भागों में लिखा गया था। और उसके बाद पहले भाग को पूर्वज, दूसरे भाग को राज्य, तीसरे भाग को प्रशासन में चेंज किया गया था, जिसे कि आईन अकबरी कहा जाता है। और अकबर की बात करें तो इसने 1571 मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की, फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी और बुलंद दरवाजा गुजरात विजय पर इसने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 5, यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध जगह है जादूगोड़ा है। और यूरेनियम की बात करें तो ये परमाणु रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है और यह परमाणु विखंडन से ऊर्जा बनाता है। और हीरे की बात करें तो ये पन्ना में मिलता है। और कोयले की बात करें तो ये रानीगंज वेस्ट बंगाल में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6, 1912 में सिविल सेवाओं का रॉयल कमीशन का गठन किस वायसराय के समय हुआ था? ये हार्डिंग के समय हुआ था। और आखिरी दिल्ली दरबार की बात करें तो 1911 में लगाया गया था। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हुई और बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। भारत में सिविल सेवा के जनक की बात करें तो कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और इसने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में की थी। और इसे आधुनिक पुलिस प्रणाली का जनक भी कहा जाता है। और यहाँ पर बात करते हैं, और यहाँ पर एक बात याद रखना, जो कॉर्नवालिस की कब्र है जो कि गाजीपुर यूपी में है। कहाँ पर है? गाजीपुर यूपी में है, ये हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, बेरिंग जलडमरू मध्य किसको जोड़ता है? आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है। और जलडमरू मध्य की बात करें 2 बड़े समुद्रों को मिलाने वाले एक सकरा समुद्र खंड है। और बेरिंग जलडमरू मध्य की बात करें तो यह रूस और अलास्का को जोड़ता है। और प्रशांत महासागर की बात करें तो ये सबसे बड़ा और गहरा समुद्र है और सबसे गहरा बिंदु है इसके तो मरियाना गर्त होगा। और मलक्का जल संधि की बात करते हैं बंगाल की खाड़ी को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है और मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग करता है। और यहाँ पर जिब्राल्टर संधि की बात करते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है और यूरोप यानी कि स्पेन को अब मोरक्को से अलग करता है। हार्मू जल संधि की बात करते हैं पारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से अलग करता है। वाव अलमंदेव जल संधि की बात करते हैं आज से आसमियों को द्वार कहा जाता है। लाल सागर को अदन की खाड़ी से अलग करता है। डोवर जल संधि की बात करते हैं इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा किया गया था ये। और बिग बैंग सिद्धांत की बात करें तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति को दर्शाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। स्थायी अवस्था सिद्धांत की बात करें हुइल्स ने दिया था, यह इसने 1948 में दिया था, ये हमें याद रखना है। मिल्की वे दुग्धमिला के नज़दीक आकाशगंगा कौन सी है? उसका नाम है एंड्रोमेडा आकाशगंगा, हमारी आकाशगंगा के सबसे नज़दीक है। और सौरमंडल सिद्धांत की बात करें तो 1755 में इमैनुअल कांत ने दिया था जो जर्मन के थे। और 1796 में साइमन लेप्लास ने दिया था नेबुलर लाप्लेस सिद्धांत।
और यहाँ पर हम बात करें अल बरूनी की, तो ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और इसकी पुस्तक की बात करें तो किताब उल हिंद है। और गजनवी की पहले आक्रमण की बात करें तो 1001 AD में इसने किया था जयपाल के विरुद्ध, और इसके 16वें आक्रमण की बात करें तो इसने 1025 में दिया था सोमनाथ मंदिर पर, इसने लूटा था। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा प्लास्टिक में उपयोग किया जाता है? एथाइलिन प्रयोग किया जाता है। और अमोनिया NH3 की बात करें तो इसका संश्लेषण फिट्ज हेवन ने दिया था और हम्पी डेवी ने दिया था। 18वें समूह या ओ समूह की बात करें तो इसमें HENEAR KR जीनोन और RN इसमें गैसें मौजूद होती है, ये याद रखनी है। यूरिया की बात करें तो NH2CONH2 इसका सूत्र होता है। इसके संश्लेषण का बात करें तो फ्रेडरिक होलर ने इसका संश्लेषण दिया था और इसका संश्लेषण अमोनिया साइनेट से होता है। हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं 2 प्रकार से होता है, संतृप्त और असंतृप्त। और यहाँ पर संतृप्त को जलाने पर साफ नीली लौ मिलती है हमें, और असंतृप्त को जलाने पर पीली कालिक लौ मिलती है। संतृप्त के उदाहरण की बात करें तो इसमें एल्केन होता है और इसे NH2Zn+Z के द्वारा इसको संकेत किया जाता है। और असंतृप्त की जो पीली कालिक लौ है वह 2 प्रकार का होता है, एल्कीन और एल्काइन। इन दोनों सूत्र की बात करें, एल्कीन का सूत्र CnH2n और एल्काइन की बात करें CnH2n-Z है। और इनके एग्जाम्पल की बात करें तो यह गैसीय हार्मोन और यानी एथाइलिन रिलीज करता है C2H4 के रूप में। और एल्काइन के एग्जाम्पल की बात करें तो यह एक्टिलीन रिलीज करता है C2H2 के रूप में। यह धातुओं की बिल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, जम्मू और कश्मीर में स्थित राष्ट्रीय पार्क है दाचिया राष्ट्रीय पार्क। और तेलंगाना की बात करें तो पाखल वाइल्ड लाइफ अभ्यारण्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मेघालय की बात करें वालकाकरम यहाँ पर राष्ट्रीय पार्क उद्यान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? रामानुजाचार्य जी थे। इसमें हम बात करें तो हमें 2 तो याद ही नहीं करनी, जो कि एक ये वाला रहेगा वेदांतिवेद वाला और द्वैत अद्वैत वाला रहेगा, ये हमें याद नहीं रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। और यहाँ पर हम बात करें 2 से 3 याद रखनी है, बाकी हम ऑप्शन से बना देंगे। इसमें हमें 2 से 3 याद रखनी है, बाकी हम ऑप्शन से आसानी से बना देंगे। जैसे केवल अद्वैत की बात करें तो शंकराचार्य जी ने इसको लिखा था। शुद्ध द्वैत की बात करें तो वल्लभाचार्य जी ने लिखा था। वेदावेद की बात करें तो भास्कराचार्य जी ने लिखा था। कुछ इस प्रकार से इनको याद कर लें। द्वैता की बात करें तो इसे माधवाचार्य जी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति बारडोली से संबंधित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। इन्हें आयरन मैन या लौह पुरुष भी कहा जाता है। 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है इनके लिए। और खेड़ा सत्याग्रह में इनका मुख्य योगदान था। और प्रांतीय राज्यों की समिति के अध्यक्ष थे। 1928 में उन्होंने बारडोली सत्याग्रह में भाग लिया, जो कि गुजरात में हुआ था, और यहीं पर इन्हें सरदार की उपाधि मिली थी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, कौन सा प्राचीन बौद्ध पाठ है? अभिधम्म कोश है। और कालिदास की रचना की बात करें तो रघुवंशम, ऋतुसंहार है। अन्य रचना की बात करें तो मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्र, उर्वशी, शकुंतला और विक्रमोर्वशीयम है। और यहाँ पर दिग्ग निकाय, मध्यमा निकाय और संयुक्त निकाय, अंगुकुत्रा निकाय और कुद्दपा निकाय की बात करें तो ये सभी पाली भाषा में लिखी गई हैं। वही हम त्रिपिटक की बात करें तो अभिधम्म पिटक, सूत्र पिटक और विनय पिटक, ये भी पाली भाषा में लिखी गई हैं। एक पॉइंट यहाँ पर याद रखना है, तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका लिखी थी, जो कि ब्रज भाषा में उन्होंने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 14, भगवान महावीर का असली नाम क्या है? वर्धमान था, ठीक है। और इनकी माता का नाम त्रिशला था, पिता का नाम सिद्धार्थ था, पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था, पत्नी का नाम यशोदा था। इनके वंश की बात करें तो लिच्छवी वंश से थे और एक राजपूत वंश से भी आते थे। महावीर की बात करें तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनके प्रतीक की बात करें तो शेर था। फर्स्ट गुरु की बात करें तो ऋषभदेव थे। इनकी प्रतीक की बात करें बैल था। और एक गुरु थे 23वें, जो कि गुरु पार्श्वनाथ थे। इनके प्रतीक सर्प था। ऋषभदेव की पुत्र की बात करें तो गोमतेश्वर बाहुबली इनके पुत्र थे। श्रवण बेलगोला में कर्नाटक में इनकी मूर्ति बनी हुई है। इसी स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा संलेखना व्रत से प्राण त्याग दिए गए थे। और इनके लिए ही 12 वर्ष में मत्स्य अभिषेक किया जाता है। और महावीर के पहले अनुयायी की बात करें तो जमाली था, जो कि इनका ही दामाद था। ज्ञान प्राप्ति की बात करें जो कि पावा यूपी में हुई थी। मृत्यु की बात करें तो पावापुरी
बिहार में हुई थी। और यहाँ पर जैन धर्म की बात करें, दिगंबर और श्वेतांबर में ये विभाजित हो गया था। दिगंबर लोग नग्न होते हैं, श्वेतांबर लोग सफ़ेद कपड़े पहने होते हैं। और दिगंबर की बात करें तो इनका संरक्षण भद्रबाहु ने किया था, और श्वेतांबर की बात करें इनका स्थूलभद्र ने किया था। बुद्ध धर्म की त्रिरत्न की बात करें तो बुद्ध, धम्म और संघ है। जैन धर्म की त्रिरत्न की बात करें तो सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में बना पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा है। और भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा? तारापुर है। कुंडलकुलम एंड कल्पक्कम कहाँ पर स्थित है? यह तमिलनाडु में स्थित है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष शुरू की गई थी? ये 16th क्वेश्चन है। 1991 में शुरू की गई थी। वित्त मंत्री, और इसमें क्या था कि विनिवेश प्रक्रिया की बात करें तो इसमें था 50% हिस्सेदारी को बेचना। 1990 में यहाँ पर BOB एक संकट आया था, जिसके थ्रू वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने LPG यानी 3 रिफॉर्म लेके आए थे: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उस समय PM थे PV नरसिम्हा राव। क्वेश्चन नंबर 17, नेटवर्क प्रणाली में DHCP का पूरा नाम क्या है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। और ये नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल यानी IP एड्रेस के लिए इसको मैनेज किया जाता है। 1 किलोबाइट में कितनी डैश बाइट्स होते हैं? ये 24 होते हैं। और यहाँ पर बाइट्स की बात करें तो इसमें 8 बाइट्स होती हैं, ये हमें याद रखनी है। और 1 किलो बाइट्स में 1024 बाइट्स होती हैं। 1 मेगाबाइट में 1000 मतलब 1024 KB होती हैं, ये हमें याद रखनी है। मतलब यहाँ पर दी गई, इनको आप आराम से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 19, महान सात्विक कृति मृच्छकटिका किसके द्वारा लिखी गई थी? शूद्र के द्वारा लिखी गई थी। और इसको द लिटिल क्ले आर्ट भी बोला जाता है। मुद्राक्षर की बात करें तो ये विशाख दत्त ने लिखी थी। और मौर्य शासक कुलीन वंश के थे, इसमें यह लिखा गया है। हर्षवर्धन की बात करें तो इनकी 3 रचनाएं हैं: रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागवट। और हर्षचरित की रचनाओं की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने वाड़भट्ट लिखी थी, जो कि इनका दरबारी कवि था, किसका? हर्षवर्धन का। और हर्षवर्धन के शासनकाल में हिंसा भारत में आया था, और इन्होंने ही पुलकेशिन द्वितीय को हराया था नर्मदा तट पर। और इनको हराने के बाद इन्होंने दक्षिण पतेश्वर की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो भारत के केंद्र राज्यों से संबंधित नहीं है। कोठारी आयोग संबंधित नहीं है, यह शिक्षा से संबंधित है। और यहाँ पर सरकारी आयोग की बात करें जो कि 1983 में आया था। अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में यह दर्शाता है, और अनुच्छेद 263 इसके बारे में दिया गया है। और इनकी बात करें तो ये संवैधानिक तंत्र है। और इस अंतर्राज्यीय परिषद की बात करें, इसके अध्यक्ष PM होते हैं। गठन राष्ट्रपति द्वारा होता है, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य प्लस कैबिनेट रैंक के 6 मंत्री और UTs के जो चुने होते हैं वो लोग इसमें शामिल होते हैं सदस्य। ठीक है। और जोनल परिषद यानी क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण अधिनियम 1956-33 का पुनर्गठन किया गया था, और इसमें अध्यक्ष गृह मंत्री होता है। और यह संवैधानिक तंत्र नहीं है, ये हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। और यहाँ पर कुंद्रमुख की बात करें तो ये लौह उत्पादन होता है, ये भी कर्नाटक में ही होता है। ठीक है। कर्नाटक में ही कोलार गोल्ड माइंस और हुट्टी गोल्ड माइंस स्थित हैं। और इंडस्ट्री की बात करें तो केमिकल इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री जिसमें केमिकल लेके केमिकल ही बनाती है, ये कुछ अजीब सी बात है। और 1 ग्राम सोने की तन्यता की बात करें तो ये 2 किलोमीटर तक तन्य हो जाता है। और इसका बात करें तो AU से इसको दर्शाते हैं। और सोने को एक्वा रीजिया के थ्रू इसमें बताया जाता है, क्योंकि HCl HNO3 का इसमें रेशियो होता है 3:1 का। क्वेश्चन नंबर 22, अकशेरुकी में शामिल नहीं है, इसका आंसर रहेगा रेप्टाइल। और ये अकशेरुकी से आते हैं, और ये नोटोकोडा में स्थापित होते हैं। इन्हीं की बात करते हैं कोडाटा के से बिलोंग करते हैं। ठीक है। और नोटोकोडा की बात करते हैं, एक लचीला क्षणनुमा संरचना होती है। और यहाँ पर और मोलस्का की बात करें तो ऑक्टोपस यानी घेंगा दूसरा सबसे बड़ा संघ है ये मोलस्का। ठीक है। और अष्टपाद प्राणी जगत की बात करें तो यह ऑर्थोपोडा से यानी सबसे बड़ा संघ है, इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो भारत क्वेश्चन नंबर 23, 2014 में बना भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तेलंगाना है, जो कि 2 जून 2014 को यह बना था। क्वेश्चन नंबर 24, कौन तंतु तंत्र का तंतुओं से बना होता है जो क्रियाओं का संचालन करते हैं और मस्तिष्क से मस्तिष्क तक आवेगों को पहुंचाते हैं? स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुदंड बना होता है। न्यूरॉन या तंत्रिका की बात करें तो इसकी संरचना की खोज ब्लैक इंक रिएक्शन द्वारा खोजी गई थी, कैमिलो गोल्गी द्वारा। ठीक है। और न्यूरॉन कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। नेसल बॉडीज होती हैं जिनके द्वारा ये हेल्प की जाती है।
और न्यूरॉन के मध्य गैप को साइनेप्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा अजैविक घटक नहीं है? हरित पादप नहीं है। परिस्थितिकी तंत्र की खोज की बात करें तो यह टांसले ने की थी। परिस्थिति की बात करें तो अर्नस्ट हैकेल ने की थी 1860 में, ठीक है। और भारतीय परिस्थितिकी जनक की बात करें तो यह रामदेव मिश्रा है। परिस्थिति की प्राइमरी संख्या किसने दी थी? लिंडमैन ने दी थी, ये हमें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 26, OCED का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में स्थित है। OCED की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है। ओपेक की बात करें तो वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है, और अंगोला ने इसकी सदस्यता छोड़ दी, ये हमें याद रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है। और WHO, WTO, ILO की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इनका हेडक्वार्टर है, और लुसाने स्विट्जरलैंड में IOC का हेडक्वार्टर है, और ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में फीफा का हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 27, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी 1206 में। और रानी नाका देवी की बात करें तो इन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो ये गौरी का गुलाम था, ठीक है। और इसका उपनाम की बात है लाख बख्श इसका उपनाम था। पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। और बलवन की बात करें तो सैन्य विभाग यानी दीवान अर्ज का इसने गठन किया था। जिले लाई इस उपाधि से निर्धारण की। सिजदा या पेबोस इसने चलाया था। तुर्की चलगामी को इसने ख़त्म किया था, और पारसी उत्सव यानी नवरोज की शुरुआत इसने ही की थी। और कुतुब मीनार की बात करें तो इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। ये 5 मंजिला इमारत है, और इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट करवाया था, ये याद रखना है। और फिर तुगलक ने इसका ऊपर का मंजिला बनवाया था, ठीक है। और 1194 में चंद्रावर का युद्ध हुआ था गौरी और जयचंद के विरुद्ध में, जिसमें गौरी जीता था, ये हमें याद रखने का ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इल्तुतमिश की बात करें तुर्की चलगानी का निर्माण इसने किया था। और समकालीन की बात करें चंगेज खान का आक्रमण इसके समकालीन हुआ था। और इल्तुतमिश का शासनकाल की बात करें 1210 से 1236 तक चला था, और इसने एकता प्रथा भी शुरू की थी। चांदी का सिक्का यानी टंका चलाया था। तांबा का सिक्का यानी जीतल भी चलाया था। और इसकी पुत्री की बात करें रजिया बेगम थी, जो कि 1236 से 1240 तक गद्दी पर बैठी थी। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा अर्ध धातु है? बोरोन, सिलिकॉन और एंटीमनी है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं। इसमें 18 समूह और 7 आवर्त हैं। और यहाँ पर एक हमें याद रखना है, जो दिल्ली था यहाँ के पहले शासक अनंगपाल सिंह तोमर थे, और इनके बाद पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर बैठे थे। अर्ध धातु की बात करें तो BSIGE, AS, SB, TE और AT है। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं है? प्रोटिस्टा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर RH व्हिटटेकर की बात करें तो 1969 में इन्होंने लिविंग वर्ड को यहाँ पर 5 भागों में यानी वर्गीकृत किया था, जो कि मुनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु हैं। किसने किया था? RH व्हिटटेकर ने 1969 में। क्वेश्चन नंबर 30, चट्टान में निम्न सिलवट को किसके रूप में जाना जाता है? साइक्लिन के रूप में जाना जाता है। चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहता है। इससे कार्बन डेटिंग के थ्रू उम्र का पता चलता है पत्थरों की। और यहाँ पर हमें याद रखना है, जो उच्च होता है चट्टानों से एंटीक्लाइन कहते हैं, जो निम्न होता है उसे सिंक्लाइन कहते हैं। और आज के लिए इतना ही। हमारा जो 5वां लेक्चर यहाँ पर समापन होता है इसका। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ये जो सीरीज़ है 10-15 दिन में समाप्त हो जाएगी, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर रहने वाले हैं।